हेलो वर्ल्ड, दिस इज श्रुति पांडे। एंड मैंने प्रसाद को कहीं जाने नहीं दिया है। आज हम लोग फिर से थोड़ी थोड़ी या ज्यादा देखते हैं कितनी बात करते हैं और नहीं करते हैं। पर बहुत सारी चीजें और भी पूछने की इच्छा थी लास्ट टाइम जब नमस्कार प्रसाद से बात हुई तो। और इतना अच्छा भी लगा उनसे बात करके, तो सोचा कि थोड़ा और कुछ जाना जाए, समझा जाए। स्पेसिफिकली प्रसाद, एक चीज मुझे तुमसे समझनी है। जिस तरीके से आजकल अपने यहाँ इंडिया में अलग अलग स्कैम्स चल रहे हैं, पॉन्जी स्कीम चल रही है। ये एक एस्पेक्ट हो गया ऑफ द फाइनेंशियल सिचुएशन, राइट। एंड दूसरा जो एस्पेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन मैन की जॉब जा रही है, नौकरी बंद हो रही है, चाहे उनके शॉप्स बंद हो रहे हैं, बट हर किसी को क्विक मनी चाहिए। तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए कि मतलब इज इट वेरी मैंडेटरी कि हर कोई बस स्टॉक और ट्रेडिंग ये सब करना शुरू करे, या फिर थोड़ा सा कॉशियसनेस भी रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। आई रियली होप कि तुम इस यू आर एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। आई थॉट ये क्वेश्चन एकदम लोडेड वाला तुमसे पूछा जाए। तो देखिए क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट्स का एक पर्पस होता है कि हम्म। एटलीस्ट आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। हम्म। गवर्नमेंट जो डेटा देती है वो 6-7% का इन्फ्लेशन दिखा रही है, बट एक्चुअल में जो रहता है वो 8-9% का तो आराम से होता है। तो हम्म। अगर आपको 8-9% को बीट करना है तो 1990s में क्या होता था कि आपको एफडी पर 10% तक के इंटरेस्ट रेट मिलते थे, जो कि अभी नहीं मिलते। अभी 6% हार्डली आपको मिलता है। और जब 2020 में जब इंटरेस्ट रेट डाउन थे तो 5% पर चले गए थे। तो ऐसे में अगर आपको 5% 6% का रिटर्न मिलता है तो इन्फ्लेशन को बीट करना लॉन्ग टर्म के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट। ऑफकोर्स आपको सेफ्टी के लिए कुछ अमाउंट एफडी वगैरह में रखनी भी चाहिए, इमरजेंसी के लिए कि अचानक से पैसों की जरूरत पड़े तो वहां से आप निकाल सको और अपना काम चला सको। बट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट्स जहां पर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है तो एफडी इज नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट जो आपको इसको बीट करके दे इन्फ्लेशन को। तो यहाँ पर आता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जरूरी है कि आपको डायरेक्ट स्टॉक्स में ही करना चाहिए। आज म्यूचुअल फंड जैसे ऑप्शंस आपके पास है। इवन इनफैक्ट इंडेक्स फंड जो हम बात करते हैं, जो कि पर्टिकुलरली सेंसेक्स और निफ्टी की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने भी पिछले 20 साल में इजीली 12-13% का रिटर्न दिया है। हम्म। एंड इफ यू आर बुलिश ऑन इंडियन इकोनॉमी, अगर आपको लगता है कि इंडियन इकोनॉमी इसी स्पीड से जाती है, तो आई फर्मली बिलीव कि उस तरह के रिटर्न्स मतलब थोड़े बहुत प्लस माइनस होंगे, बट हाँ मतलब एफडी को तो इजीली आप बीट कर पाएंगे लॉन्ग टर्म में। सो इस तरह के अवेन्यूज कई सारे अवेलेबल हैं। हम अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात करें तो वो भी जनरली एफडी से बेटर रिटर्न्स देते हैं। तो उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। 1-1.5% ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम बात करें, शॉर्ट टर्म के लिए 2 महीने 3 महीने के लिए आपको पैसा रखना है तो आप ट्रेजरी बिल्स में पैसा रख सकते हैं, जो कि अभी आरबीआई का एक प्लेटफॉर्म है, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट। वहां से आप सीधा वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो। शॉर्ट टर्म में भी आपको एनुअली अभी फिलहाल वो 6.80% का एनुअल रिटर्न दे रहे हैं। आपको कौन सा सेविंग अकाउंट पे जनरली 2% 2.5% का हार्डली आपको मिलेगा। वहीं पे गवर्नमेंट आपको कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल करके दे रही है। स्टॉक्स में अगर आपको नहीं जाना है हार्डकोर स्टॉक मार्केट में एकदम की स्टॉक पिक करना, ये नहीं करना है, तो आप म्यूचुअल फंड के जरिए जा सकते हैं। उसमें भी सबसे सिंपल है इंडेक्स फंड, कि जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी उस हिसाब से जो आपका सेंसेक्स निफ्टी है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो भी उस हिसाब से ग्रो करेगी और आपका पैसा बनेगा। सो ओवरऑल मतलब जरूरी नहीं कि पूरा आपको डीपली जाना है और यही करना है, बट ये सिंपल सिंपल से भी जो मैंने ऑप्शंस बताए 2-3, ये भी आपको एफडी से बेटर रिटर्न्स देंगे और कहीं ना कहीं मदद करेंगे आपको इन्फ्लेशन को बीट करने में। तो मतलब जो सबसे पहला क्वेश्चन, आई मीन एज अ कॉमन मैन आता है या मिडिल क्लास हमें आता है कि ये सारे ऑप्शन सेफ है कि नहीं, मैं करूं कि नहीं। या फिर कभी कभी पता है वो लोग ऐसा झांसे में आ जाता है कि अच्छा ठीक है, पड़ोसी कर रहा है तो अपन भी कर लेते हैं, या ऐसा सब। तो थोड़ा बहुत अवेयरनेस होना चाहिए। और तुमने जो ऑप्शंस बताए हैं, आई एम प्रिटी श्योर जिस कॉन्फिडेंस से तुम बोले, वो थोड़े सेफ ऑप्शंस ही होंगे, राइट। कि यस यस यस, दर इसके लाइक अंदर कोई गड़बड़ नहीं होने वाली। बिकॉज जिस तरीके से यूएस में बैंक्स बंद हो रहे हैं, अभी तो फ्रांस के भी बैंक्स का कल परसों में बेड़ा गर्क हुआ है। तो जिस तरीके से चीजें चल रही, तुम्हें लगता है अपना गवर्नमेंट और बैंक इंडिया का ये सारा चीज सेफ ऑप्शन है? हालांकि मैं चाहती हूँ कि सेफ ऑप्शन हो, बट व्हाई नॉट इंडिया इज आस्क। एट या इंडिया इज एट अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन इकोनॉमिकली। और अगर हालांकि हम पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, बट करंट बात करें स्ट्रेंथ में तो आई थिंक नंबर 1 नंबर 2 पे जरूर है स्ट्रेंथ के हिसाब से। और जहां तक बैंक्स की बात है तो मैंने जैसे ऑप्शंस बताए आपको, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, ट्रेजरी बिल्स है। तो बैंक में क्या होता है कि आपकी 5 लाख रुपए तक की अमाउंट इंश्योर्ड होती है, कि बैंक डूब जाए तो 5 लाख रुपए आपको मिनिमम मिल ही जाएंगे। यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड्स में या फिर ट्रेजरी बिल्स में आपकी 100% अमाउंट इज वर्चुअली गारंटेड बाय गवर्नमेंट। तो आपको
कुछ भी होता है तो आपका पैसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। प्रिंसिपल अमाउंट इज एफडी से भी बेटर है ये ऑप्शंस, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है या फिर ट्रेजरी बिल्स है। तो आई मीन उसमें आपको ये भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि फिर क्या ही होगा, क्योंकि देखिए अब पूरी गवर्नमेंट जब डूबेगी, पूरी कंट्री डूबेगी, तभी आपका पैसा डूबेगा, जो कि मतलब आइडियली पॉसिबल तो नहीं है इस तरह से। सो एंड जिस हिसाब से हम इकोनॉमिकली बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में, तो इंडिया के बैंक्स को भी मतलब क्या है ना कि देखो पॉलिसीज पॉलिसीज का भी डिफरेंस रहता है इसमें। जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया में, कि लोग अभी कई सारे लोग मुझे भी पूछते हैं कि इंडिया में क्या इम्पैक्ट होगा, बट ये जो किया है चीजें, ये आई थिंक मैनमेड क्राइसिस है जो वहाँ की फेडरल रिजर्व ने किया है, यूएस की। देखिए इंटरेस्ट रेट्स का भी एक एक सिस्टम होता है जो, जैसे कि वहाँ पे 2007 सात के करीब 4.5% का इंटरेस्ट था, और फिर जैसे ही फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उन्होंने वो इंटरेस्ट रेट 0.25% पर लाया था, और हाँ 5 साल तक वैसा ही रखा था। तो 5 साल तक उन्होंने बढ़ाया नहीं था कि इकोनॉमी को कम इंटरेस्ट रेट पर लोगों को पैसा मिलेगा तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, अच्छा रहेगा। हाँ सेम चीज 2020 में जब कोरोना आया, तब उन्होंने 2.5% का अपना इंटरेस्ट रेट 0.25% पर लेके आए। तो वहां के कई सारे बैंक्स ने, लोगों ने अज्यूम किया कि अब 3-4 साल तो ऐसा ही रहेगा, बिकॉज इकोनॉमी को अभी इनको हेल्प भी करना है। बट तभी वहां के फेडरल रिजर्व ने एक बड़ी गलती की, पैसा बहुत छापा। आज जितने भी यूएस डॉलर है, मतलब अगर किसी के पास 10 यूएस डॉलर है, तो उसमें से लगभग आधे 2020 में छापे गए। करेक्ट। तो इतना सारा पैसा अगर आप नया नया छापेंगे, तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और वही हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ा। अब इन्फ्लेशन बढ़ा तो उसको कंट्रोल करने का आइडियल एक ही तरीका होता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ, ताकि लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन मिले और इजी एक्सेस टू मनी कम हो जाए। अब जब इनको इन्फ्लेशन की वजह, अब बाकी कंट्री, बाकी बैंक्स को नहीं पता था कि ये इन्फ्लेशन ऐसे बढ़ेगा और फिर इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाने पड़ेंगे, तो इंटरेस्ट रेट इन्होंने 0.25% से एक साल के अंदर 4.5% पर लेकर गए। इंडिया की बात करें तो 2020 में इंडिया ने इंटरेस्ट रेट ज्यादा कम भी नहीं किए, और उसके बाद ज्यादा बढ़ाए भी। सो हम्म। दे वर लाइक, आरबीआई पॉलिसीज वर लाइक परफेक्ट, वेरी वेरी मच परफेक्ट, जो कि फेडरल रिजर्व की थी नहीं। तो 2020 में ही, 21 में ही, अगर हम, मतलब मैंने तो एक लास्ट ईयर में रील भी बनाया था, ट्रोलिंग द फेडरल रिजर्व एंड जो बाइडन फॉर प्रिंटिंग द मनी, बिकॉज कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम सिर्फ उनकी नहीं थी, क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो कोई प्रॉब्लम वो लेके आते हैं तो बाकी लोगों को भी झेलना पड़ता है। हाँ राइट, इन 2008 व्हाट हैपेंड, कि वहां के इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने गलतियां की, सबको झेलना पड़ा। सेम चीज कहीं ना कहीं होती है, बिकॉज वो सबसे बड़ी इकोनॉमी है और इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में फर्क भी पड़ता है। सो दैट इज द केस। तो ये क्या है ना कि उनकी गलतियां हैं जिनका भुगतान अभी उन्हें करना है। बट इंडिया के बारे में ऐसा कुछ नहीं है, इंटरेस्ट रेट्स मतलब ऑलवेज लाइक एक्टिंग प्रेटी वेल। और इंडियन बैंक्स की भी बात करें तो देखिए, अभी एसवीबी का जो फॉल हुआ था, वो ऐसा था कि आप उनका रिस्क डिपार्टमेंट जो था, वो मतलब एक एकदम ब्लाइंड तरीके से काम कर रहा था। आप मतलब एक बैंक, अभी उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि फाइनेंशियली काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा शायद बहुत सारे लोगों के लिए। बट एक चीज बस यही कहूंगा कि एक रिस्क मैनेजमेंट होता है हर एक बैंक का, कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बिकॉज वो पैसा लोगों का है, आपका खुद का नहीं है। तो आपको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है जहां पर आपको रिटर्न कमाए चलेगा, बट वो पैसा डूबना नहीं चाहिए। वो उस तरह से सोचा नहीं गया। एंड अनदर थिंग इज लाइक कि एसयूबी की अगर हम बात करें, तो वहाँ के जो रिस्क चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, वो वही थे जो पहले सीएफओ थे गोल्डमैन, सॉरी, लेमन ब्रदर्स के। यस राइट। तो यस। मतलब वही है कि चीजें इन प्लेस थी नहीं, और फिर बाकी बैंक्स भी अभी प्रॉब्लम में आई है, तो पर्टिकुलरली उसी वजह से आई है कि इंटरेस्ट रेट बहुत तेजी से बढ़ गए। तो वो इंडिया में केस नहीं है, तो आई थिंक वी आर एट अ वेरी सेफ प्लेस, और ज्यादा डिपेंडेंसी भी हमारी है नहीं। अगर हम फाइनेंशियली बात करें, तो डिपेंडेंसी भी अभी बहुत कम है यूएस पर, कंपेयर टू 10 साल पहले के पीरियड से। तो आई डोंट थिंक कि उसका कुछ इंडिया पर इम्पैक्ट भी होगा। और इंडियन बैंक तो चल रही है, बड़ी अच्छे तरीके से काम भी कर रही है, तो नहीं, दिस इज आई थिंक सो प्रॉमिसिंग टू हियर। आई मीन मैं समझ रही हूँ तुम उस पे नहीं जाना चाह रहे थे कि बहुत ज्यादा फाइनेंशियल फंडा हो जाए बहुत सारे लोगों के लिए, पर दिस इज सो सो प्रॉमिसिंग टू हियर फ्रॉम एन एक्सपर्ट एंड अ पर्सन लाइक यू, राइट प्रसाद? क्योंकि जिस तरीके से आजकल मार्केट में इतना ज्यादा इंस्टेबिलिटी है, एंड आई जेन्युइनली वांट टू थैंक यू कि तुमने 2008 को लाया पिक्चर में, यू नो, बिकॉज आई रिमेम्बर 2011 में जब हम लोग इंजीनियरिंग पास आउट कर रहे थे, तब जॉब्स पे कितना फर्क पड़ा था। एंड मतलब 2008 से 2011 तक वो प्रॉब्लम चली थी। एंड जैसे तुमने एकदम सही कहा कि यूएस एक इकोनॉमी है और हर किसी का एक रिपल इफेक्ट आता है, अपने यहाँ पे भी आया था, बट जिस तरीके से अभी हो रहा है उसका और भी ज्यादा वाइड स्प्रेड इज इज जस्ट मैसिव, मतलब बहुत बहुत टाइम्स बढ़ गया है।
इट्स लाइक लीमन ब्रदर्स इनटू 20 वो जो हुआ है। एंड या यू आर राइट, द पर्सन वाज सेम देयर एंड हियर। एंड इट्स क्रेजी। एंड कभी कभी डर भी लगता है, बुरा भी लगता है बाकी सब लोगों के लिए। पर जिस तरीके से हम पिछले 2 साल में इंडिया का देखते आ रहे हैं कि कंपेयर टू श्रीलंका और बांग्लादेश और पाकिस्तान, जिस तरीके से इंडिया अच्छी चीजें कर रहा है, मतलब आई थिंक अब इंडियंस को भी ना वो गर्व होने लगा है कि हाँ यार, हम इंडिया से आते हैं और अपने यहाँ की चीजें इतना अच्छे तरीके से मैनेज होती हैं। चाहे भले 2017 के डीमोनेटाइजेशन को इतना गाली दिया गया, बट जिस तरीके से सब कुछ डिजिटल हो गया है, या फिर जिस तरीके से अपना केवाईसी भी होता है, राइट, आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, व्हेन द बैंक्स नो अबाउट पीपल एंड वेयर दे आर इन्वेस्टिंग एंड स्टफ लाइक दैट। सो ये बहुत जय जय भारत हो गया। बट जेन्युइनली अगर अच्छे काम कर रहे हैं हम, तो क्यों उसको एक्नॉलेज ना करें। मैं तुमसे ना लिटरली घंटों बात करती रह सकती हूँ, क्योंकि इतना कुछ है बात करने के लिए, और बहुत सारे रेलेवेंट और हॉट बर्निंग टॉपिक्स है रियली टू टॉक विथ यू। बट अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने कोई चीज तुमसे नहीं पूछी है, या कोई पार्टिंग थॉट्स जो तुम्हें जो सुन रहे हैं लोग उनको देना चाहो, तो प्लीज द स्टेज इज ऑल योर्स। अ, ऐसा बताने के लिए ज्यादा तो कुछ नहीं है, बट यही बताऊंगा कि अगर ठीक है आपके पास मतलब जनरली क्या है कि आजकल पेंशन वेंशन सब बंद हो गई है। एंड इन टिकटॉक इंस्टाग्राम रील के जमाने में पीपल आर थिंकिंग वेरी शॉर्ट टर्म। तो कोई भी हो चाहे, बट आप प्लान करो कि 60 के बाद, अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ गई है लोगों की, तो आप प्लान कीजिए कि 60 के साथ जब रिटायरमेंट होंगे तो आपके पास उतना सरप्लस होना चाहिए कि आप आगे के 20-30 साल जो भी है जब तक आप रहेंगे उसके लिए प्लान करो। तो और फिर आप एफडी के हिसाब से करोगे और बाकी चीज़ों के हिसाब से करोगे, सारा पैसा एक ही जगह डालोगे, 5-6% का इंटरेस्ट कमाओगे, तो वो सारा इन्फ्लेशन में चल जाएगा। मतलब कई सारे लोग एक्सेल शीट लेकर आते हैं, बताते हैं कि देखिए आप 500 रुपये 1000 रुपये की एसआईपी शुरू करोगे तो आपकी अमाउंट जो है 30 साल बाद 1 करोड़ बनेगी। बट द रियल क्वेश्चन इज कि 30 साल बाद वो 1 करोड़ की वैल्यू क्या रहेगी। अगर हम 7% के इन्फ्लेशन के हिसाब से जाते हैं तो कुछ खास नहीं रहेगी। तो आज वो अमाउंट बड़ी लगती है, तब बिल्कुल बड़ी नहीं लगेगी, और तब ज्यादा काम भी नहीं होगा उससे। तो इसीलिए एक्टिवली आपको सेविंग पर फोकस करना चाहिए। ऑफ कोर्स वन शुड लिव देयर लाइफ टू द फुलेस्ट, बट कहीं ना कहीं आपको वंस यू एंटर इनटू योर 30s एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ अमाउंट इस तरह की चीजें एक्सप्लोर करनी चाहिए। 1-2 साल लगते हैं सीखने सवर में, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आप म्यूचुअल फंड भी एक्सप्लोर करो तो 1 आध साल में अच्छी खासी चीजें समझ में आ जाती है। डायरेक्ट इक्विटीज ऑप्शनल है, मुझे नहीं लगता कि हर किसी के लिए वो है। लेकिन अगर आप में वो है कि ठीक है, मैं एनालिटिक मेरी एनालिटिकल स्किल अच्छी है, मैं बिजनेस को अच्छे तरीके से एनालिटिक्स एनालाइज कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो इन दैट केस आप डायरेक्ट इक्विटीज में जा सकते हैं, बिकॉज उसमें आपको टाइम भी देना पड़ता है। आपको एनालिटिकल स्किल भी अच्छी होनी चाहिए, एंड देन वैल्यूएशन, ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पर। बट ये विलिंगनेस होना चाहिए आपको टाइम देने का, अगर वो है तो दैट यू कैन डू। बट अदरवाइज म्यूचुअल फंड इज अ वेरी गुड स्ट्रीम दिस डेज। जो और इन्वेस्टमेंट को हमेशा डाइवर्सिफाइड रखिए, कुछ रियल एस्टेट में रखिए, कुछ म्यूचुअल फंड में रखिए, कुछ थोड़ा बहुत गोल्ड में रखिए, और मतलब डायरेक्ट इक्विटीज में करना चाहते हो थोड़ी बहुत तो आप वहां पर कर सकते हैं। बट कीप इट वेरी वेल डाइवर्सिफाइड। इंश्योरेंस निकाल लीजिए हेल्थ का, ताकि रिसेंटली मैं डेटा पढ़ रहा था कि अराउंड एटलीस्ट 1 करोड़ पीपल एंटर इनटू पॉवर्टी एवरी ईयर और बिकॉज ऑफ द सडन मेडिकल एक्सपेंसेस। तो इंश्योरेंसेस इन प्लेस रखो आप, हेल्थ हो फिर टर्म हो, और प्लेन इंश्योरेंस लो। यूलिप जैसे प्रोडक्ट मत खरीदो। कई सारी कंपनीज, बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज है, वो यूलिप जैसे प्रोडक्ट बेचती है कि आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा, साथ में रिटर्न्स भी मिलेंगे। सारे मतलब फेक वादे होते हैं उनके कि 17-18% का सालाना रिटर्न देंगे, तो एक्चुअली मिलते नहीं है, उसके बारे में भी अवेयरनेस नहीं है। सो यूज दिस सिंपल प्रोडक्ट्स। और एक सिंपल कहना कि ज्यादा डिपेंड, आजकल लोग बोलते हैं कि कुछ भी चीज हो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ठीक है आप जाओ 1-2 बार, बट आपको खुद को भी पता होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो, या जो एडवाइजर बता रहा है वो भी सही हो। बिकॉज मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग कमीशन के लिए कुछ भी बताते हैं लोगों को, और लोगों को नहीं समझ में आता, तो वो भी फंस जाते हैं बेचारे। तो इसीलिए फाइनेंशियल ये सारी चीजें क्या है ना कि स्कूल कॉलेजेस में सिखाई नहीं जाती। तो बेटर है कि आप थोड़ा बहुत भी टाइम डिवोट कर पाओ। तो ये वो चीजें हैं जो आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग अच्छे से करेंगे, आपको वेल्दी बनाने की पूरी, मतलब इवन यू गेट 12% 13% रिटर्न एनुअली, और आप अच्छा खासा अमाउंट एक्टिवली इनकम कर रहे हो, सेव कर रहे हो, तो यू कैन बिकम रिच, यू कैन बिकम वेरी वेरी वेल्दी, एंड दैट इज वेरी मच पॉसिबल। मिस्टर झुंझुनवाला का ऑन एन एवरेज जो रिटर्न था कंपाउंडेड सालाना, वो 19% का था। 19%, 20%। मिस्टर वॉरेन बफेट का 21% का है। सो इट्स नॉट लाइक कि, लेकिन वही है कि जब कंपाउंडिंग वो होता है, पहले साल 100 रुपये डालोगे, 20% के रिटर्न के हिसाब से 120 होंगे। दूसरे साल 120%, 120 रुपए पे आपको जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा।
तो जब कंपाउंडिंग होगा शुरुआत में 4-5 साल उतना पता नहीं चलता, लेकिन बाद में इतना इंटरेस्ट और रिटर्न आने लगता है कि आपका रिटर्न रिटर्न पे ही काम चलेगा, कि प्रिंसिपल वही रखो, इंटरेस्ट पे ही आपकी रिटायरमेंट चलती रहेगी। सो दैट इज द पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो हर किसी को समझनी जरूरी है। और धीरे धीरे एंटर करोगे, उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। मैं तो कहूंगा आपसे कि खुद से ही स्टार्ट करो, 1,000-2,000 रुपये इन्वेस्ट करके देखो। शुरुआत में क्या है ना, कि जैसे वही होता है ना, क्रिकेट खेलते हो तो आपको नेट में प्रैक्टिस करनी है, शुरुआत में 1-2 बार चोटें लगेगी, फिर जाके आप ग्राउंड पे जाओगे। तो डायरेक्ट यहाँ स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट पिच पे आके चौके छक्के मारने की कोशिश मत कीजिए। हम्म। सीखिए, थोड़ा बहुत लॉस होगा, बाकी चीजें होगी, एंड पहले दिन से वही है कि सारी चीजें इन प्लेस एक्सपेक्ट करना भी गलत है, बिकॉज दिस फील्ड इज न्यू टू यू। तो आप इस तरह से आराम से प्लान कीजिए, इन्वेस्टमेंट जो भी अवेन्यूज है, रिस्क को समझिए। कोई भी आपको गवर्नमेंट बॉन्ड से ज्यादा इंटरेस्ट या रिटर्न दे रहा है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, ये चीज भी आप समझ लीजिए। हम्म। ये नहीं कि किसी हमारे रिलेटिव ने कोई स्कीम में दे दिया है, उसको साल का 13%, 15% मिल रहा है बिना रिस्क का। तो ऐसा बिना रिस्क वाला कोई नहीं है, देर आर नो फ्रीलांसर्स इन दिस वर्ल्ड। सो वन नीड्स टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। ये सारी बेसिक चीजें आपकी क्लियर हो गई तो आई थिंक नो, बाकी आप प्लान अच्छे से कर सकते हैं। यार थैंक यू सो मच, थैंक यू सो सो मच। एंड आई जस्ट वांट टू थैंक यू फॉर वन मोर थिंग जो मैंने तुम्हें शायद पहले भी बोली थी, फॉर द फैक्ट कि तुम्हारे जैसे जेन्युइन और ऑनेस्ट लोग और क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंसर्स या यूट्यूबर्स, जो भी लोग आजकल हम लेबल करते हैं, टैग करते हैं, ऐसे जेन्युइन वाले मिलना बहुत कम है। तो मैं बहुत भरोसे के साथ तुमको जेन्युइन और ऑनेस्ट कह रही हूँ, प्लीज कभी चेंज मत होना, ऐसे ही रहना। बिकॉज सीरियसली तुम्हारे जैसे आई थिंक और लोगों की जरूरत है, सो दैट दे कैन एम्पावर आर जनरेशन एंड, और जो आगे वाली जनरेशन है, थोड़ा बहुत ये सारी चीजों से बचा सके या अवेयर करा सके फॉर दैट मैटर। सो थैंक यू सो 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 मच प्रसाद, इट वाज अ प्लेजर टू होस्ट यू ऑन इति श्रुति। एंड आई होप कि तुम हमेशा सक्सेस की अलग 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 गोल पोस्ट अपने क्रॉस करते जाओ, जो भी तुम्हारे माइलस्टोन्स और गोल्स हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच श्रुति। इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू एंड डिस्कसिंग ऑल द डिफरेंट टॉपिक्स। काफी मजा आया मुझे भी एक्सप्लेन करने में। और हाँ, आशा करते हैं कि आप भी काफी ऊंचाइयों तक पहुंचो अपने पॉडकास्ट को लेकर, बाकी चीजों को लेकर, ताकि नेक्स्ट टाइम मिले तो मैं कुछ अलग माइलस्टोन पे हो और आप भी कुछ अलग माइलस्टोन पे हो, तो उसे मतलब एक पॉडकास्ट के जरिए बाद में सेलिब्रेट कर सके। सो या, सो तो थैंक यू सो मच देन, नाइस टॉकिंग टू यू एंड या, गुड, या, बाय बाय। थैंक्स।